डियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। और मेगा रिसर्च एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। ओके, तो मैं जो आज का टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, आज आप सेकेंड ईयर का टॉपिक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MIMP में इसको डिनोट कर लीजिएगा। ठीक है, MIMP में इसको डिनोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो सकता है आपके 2024 के पेपर में आप सबका मिल जाए। ठीक है, तो ये मैं सेकेंड ईयर का कार्नोट साइकिल आपका डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ कुछ इक्वेशंस रहते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आते, क्योंकि हम जो है पढ़ तो लेते हैं। कई बार मैंने ये देखा है कि कुछ बच्चे जो है पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि रिवाइज नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ आया तो वो रिवाइज नहीं करेंगे, मतलब रिवाइज नहीं करेंगे, जिसके कारण वो आपका कार्नोट साइकिल, मतलब कोई भी साइकिल हुआ या कोई भी प्रोसेस हुआ, वो धीरे धीरे उनके माइंड से चला जाता है। तो कुछ दिन बाद वो कहते हैं कि हाँ सर, हाँ भैया, ये चीज़ प्रॉब्लम हुई आपको। ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ आज आपका कार्नोट साइकिल के बारे में डिस्कस करने। क्या है कार्नोट साइकिल, और थोड़ा सा इक्वेशंस इसमें इसके अंदर फॉलो करना है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशंस पे ही है, पहले ध्यान से समझना। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए कार्नोट साइकिल क्या है। कार्नोट आपका सोडी कार्नोट जो है इन 1934 सोडी कार्नोट जो है, इन्होंने एक साइकिल बनाया। इन्होंने एक साइकिल के प्रोसेस के बारे में बताया, जो साइकिल इनकी रिवर्सिबल प्रोसेस से थी। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि रिवर्सिबल इनकी साइकिल इन्होंने दिया कि एक रिवर्सिबल इन्होंने प्रोसेस दिया। इन्होंने प्रोसेस वो कहाँ पे दिया, एक नेचुरल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस उन्होंने बताया कि एक नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी रिएक्शंस जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है, कोई भी रिएक्शंस जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स रिवर्सिबल होती है। ठीक है ना, रिवर्सिबल होती है। तो इसको कुछ अमोनिया बनाने की जैसे विधि थी, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो ये जो है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो कुछ इसी के द्वारा आप इसी के थ्रू ऐसे बनाने का प्रयास करिएगा, मतलब कुछ ऐसे रिवर्सिबल मैं डिनोट करने के लिए, आपको बताने के लिए, क्योंकि ये सिंपल वे है समझने का, तो यही बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो जैसा कि समझिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस इन्होंने कहाँ पे बताया। इन्होंने एक वो लिया। ठीक है, इन्होंने एक पाथ लिया। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, उन्होंने एक पाथ लिया। पाथ में एक जो कि नेचुरल प्रोसेस था, इसका कोई पाथ डिफाइन नहीं था। इसका कोई पाथ डिफाइन नहीं था, तो उन्होंने एक नेचुरल प्रोसेस लिया। उन्होंने बताया कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, कोई पॉइंट सी है, कोई पॉइंट डी है। मेरे को मान लिया। ठीक है, तो मैं मिलाता हूँ पहले, देखिए। ओके, तो ये पॉइंट ए मैं इसको मान लिया, माना कि ये पॉइंट ए, क्योंकि नेचुरल में हो रहा है तो कोई डिफाइन नहीं है कि हमारा वे कहाँ से कहाँ तक चलेगा। ठीक है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट आपका सी, यहाँ पे बनाता हूँ, ये पॉइंट आपका डी। ठीक है, ये मैं मान लिया। ठीक है, ये 4 पॉइंट मैंने ले लिया। अब 4 पॉइंट क्या लिया, मैं मानता हूँ कि ए वाले को मान लिया कि मैं इसको CMP डिग्री कॉलेज देता हूँ। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूरी बात आए तो मैं इसको देता हूँ। ठीक है, तो इससे समझाता हूँ आपको। ये जो है आपका CMP डिग्री कॉलेज हो गया, ये पॉइंट। तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यूम होगा ना यार। वैल्यूम मतलब आप कह सकते हो कि इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो मैंने मान लिया कि इसका एरिया क्या है, इसका एरिया V1 है, इसका एरिया V1 है। ठीक, एक बी पॉइंट है। बी पॉइंट मतलब कोई मान लिया कि कैंपस मान लिया, मेन कैंपस। ठीक है, तो इसका पॉइंट V2 है। ठीक, आराम से ध्यान से सुनना। ठीक है, और आपका सी वाला प्रोसेस मान लिया कि इसका पॉइंट V3 है। ठीक है, इसका कुछ एरिया मैं मान लिया कि इसका V3 है, माना। ठीक है, यहाँ पे सब हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, ध्यान से समझना। ये पूरा अपना हाइपोथेटिकल फिनोमेना पे बेस्ड है। ठीक है, ये आपका पॉइंट 4 है।
ठीक है। अब मैं मान लिया कि चलो ठीक है, मैं बताया कि आपको चारों डिफाइन है, चारों का एरिया डिफाइन है, ठीक है। तो अब एक प्रोसेस है और समझिएगा। जैसे अगर आपका आपका देखा जाए तो जैसे कैंपस हो गया, तो कैंपस में कुछ इनकम्स जो आती हैं, जो फंड आता है, जो डोनेशन आता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत कम, हर कॉलेज का ऐसा ऐसा ही प्रोसेस रहता है, ठीक है। एक सिमिलरिटी कहीं नहीं होती यार। तो जैसे पाँच के पाँच उंगली दोनों पाँचों बराबर नहीं होती, लेकिन फंक्शन सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं माना कि आपका हर पॉइंट का एक एक पर्टिकुलर पैसा दिया जा रहा है, जिसके कारण वो अपने एरिया को मतलब अपने एरिया को मेंटेन रखे हुए हैं, मतलब जितना एरिया है उसको बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करके रखे हुए हैं, वेल डेकोरेट करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं माना इसका जो है मैं T1 T2 मतलब एरिया, मतलब इसका पैसा मान लो, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। T2 T3 एंड T4, ठीक है। मैं एक प्रकार से मान लिया। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे निकालना क्या है, मेरे को यहाँ पे निकालना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि एक लेक्चर और बने आपका, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत लंबा है, ठीक है। तो देखिएगा, देखिएगा आराम से। तो मैं मेरे को इसका डिफाइन क्या 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 करना है, आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। V1 V2 V3 एंड V4। मेरे को एक नेचुरली प्रोसेस हो रहा है, तो मेरे को इसका क्या डिफाइन करना है। उन्होंने बताया कि अगर आप जैसे ई से ए पार्ट से, मतलब ई से अगर हम आप CMP से कुछ मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर में उन्होंने एक एडियाबैटिक प्रोसेस दिया, ठीक है। उन्होंने एक एडियाबैटिक प्रोसेस दिया, ठीक है। आइसोथर्मल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के थ्रू उन्होंने एक एडियाबैटिक प्रोसेस दिया। उन्होंने प्रोसेस किया था थर्मल, ठीक है। तो उन्होंने बताया क्या, आप ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बताया क्या, उन्होंने बताया यदि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर अगर हम जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा कि अगर हम इसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेते हैं, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट लेंगे। और ये हमारा जो वॉल्यूम है, तो हमारा जो V1 का वॉल्यूम है एंड V2 का वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। इसके वैल्यू में, मतलब V1 के वैल्यूम में V2 के वैल्यूम के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्यों, कैसे चेंजेस आएंगे। अगर मान चलो हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे यदि हम CMP से एक प्रकार से एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, यदि हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक कांस्टेंट पैसे पे हम लेकर के चल रहे हैं, अगर हम मान चलो एक कांस्टेंट पैसा CMP को भी दे रहे हैं और उतना ही पैसा मैं कैंपस को भी दे रहा हूँ, तो कैंपस का कुछ वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा है, तो उसके कारण ये होगा कि कुछ वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा है, तो इसके कारण ये होगा कि कैंपस का डेकोरेशन थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा ड्यू टू द बहुत कम पैसे के कारण। मतलब अगर हम थोड़ा सा ही इनकम दे रहे हैं, तो उसके कारण वो उसके कैंपस में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पे मैं समझता हूँ, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, इसका पूरा वर्क डन नोट किया जाता है। अब मैं चलता हूँ इसके पूरे मेन प्रोसेस पे। उन्होंने जो आपके सोडी कैनाट है, इन्होंने एक जो साइकिल दिया है, ठीक है। ये साइकिल 4 प्रोसेस में कंप्लीट होती है, 4 प्रोसेस में आपका कंप्लीट होती है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, पहला हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा आपका हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेस होना, ठीक है, कुछ ऐसा ही समझिएगा। और चौथा प्रोसेस हो गया एडियाबैटिक कंप्रेशन।
ठीक है। तो ये 4 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। 4 प्रोसेसेस का इक्वेशंस भी है, ठीक है। इसको डिनोट करने के लिए ही उन्होंने एक साइकिल दी है जिसे हम कार्नोट साइकिल बोलते हैं। कार्नोट साइकिल को चलिए आइए मैं पहले से डिनोट करते मतलब इक्वेशन सॉल्व करते हुए चलता हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि जब हम जब हम किसी पाथ पे ए से बी की ओर जाते हैं, वहाँ पे जो साइकिल आपकी बनी हुई थी, ठीक है, ये जो साइकिल आपकी बनी हुई थी, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जब हम ए से बी की ओर जाते हैं जब हम ए से बी की ओर जाते हैं तो कुछ ना कुछ अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जाएं, टेम्परेचर हम रख लें कि टेम्परेचर रख लें तो कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम रख लेते हैं तो मेरे को वॉल्यूम कुछ ना कुछ ए या बी का कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ ए का वैल्यूम या कुछ ना कुछ बी का वैल्यूम आपका चेंज होगा, ठीक है। तो मैं कांस्टेंट वैल्यूम पे चलता हूँ और कुछ ना कुछ अगर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ यार कुछ ना कुछ देखो, कुछ ना कुछ जब मैं ए से बी की ओर चलता हूँ तो कुछ ना कुछ प्रेशर लगेगा ना। मैं चलता हूँ ए से बी की ओर से, ठीक है। मेरे मैं खड़ा हूँ ए एक्सिस पे, मेरे को जाना बी एक्सिस पे। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से अगर आपको यहाँ तक चलना है तो मेरे को कुछ ना कुछ कोई ना कोई, अगर मैं एकदम स्टेबल स्टेट में हूँ, ठीक है, तो मेरे को कुछ ना कोई चीज प्रेशर लगा के थोड़ा धक्का देगा तो मेरे को मैं आगे जाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरा वॉल्यूम था ए, मेरा वॉल्यूम था यहाँ ए, यहाँ पे आया तो मेरा वॉल्यूम था यहाँ पे ए, यहाँ पे आया तो मेरा वॉल्यूम हो गया ए डैश, ओके। तो यहाँ यहाँ से यहाँ पर आने में मेरे को कुछ वैल्यूम अपना चेंज करना पड़ा, ठीक है। जब मैं यहाँ था तो मैं एक स्टेबल स्टेट में था तो यहाँ की वैल्यूम कुछ थी, मतलब मान चलो यहाँ की वैल्यूम 100 थी, ठीक है। जब मैं यहाँ चला आया तो यहाँ की वैल्यूम पहले से ऑलरेडी 50 है, ठीक है, 50 है। जब मैं यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ की वैल्यूम 100 हो गई, 100 हो गई, लेकिन यहाँ की वैल्यूम माइनस होकर 50 हो गई। तो कुछ ना कुछ डिक्रीजमेंट या कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट यहाँ पे आप पाओगे आराम से, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा वॉल्यूम में, अब कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखते हैं, ये आपका टोटल वर्क डन से डिनोट किया जाता है। टोटल वर्क डन आपको निकालना होता है, ठीक है। नेट वर्क डन आपको लास्ट में इक्वेशन में आप समझेंगे कि है क्या, ठीक है। तो वर्क डन मैं डिनोट करता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे टोटल वर्क डन यहाँ पे वो करना है। और आपको अगर नोट्स चाहिए होता है तो मैं यहाँ पे एकदम सिंपली भाषा में पहले लिखिएगा कार्नोट साइकिल, व्हाट इज कार्नोट साइकिल। सोडी कार्नोट ने 1963 में इसका फॉर्मेशन किया, ठीक है। उन्होंने बताया एक नेचुरल प्रोसेस रिवर्सिबल कंडीशन में होता है, ठीक है, रिवर्सिबल कंडीशन में होता है। ये 4 स्टेप फॉलो करता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। यही 4 रूल वो फॉलो किए थे, ठीक है। यही 4 रूल के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। तो फिर चलते हैं आगे, आपके आगे टोटल वर्क डन जो है डिनोट किया जाता है, ठीक है, ठीक है। टोटल वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन कितना लगा मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में, जो वर्क डन लगा वो कितना लगा। तो चलो मैं समझता हूँ कुछ ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे नोट करते हुए आप चलिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा, ओके। तो वर्क डन मैं मान चलता हूँ, मैं डिनोट करता हूँ वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। अब वर्क डन में क्या करता हूँ, ये फार्मूला आप नोट करिएगा, P/dV, ठीक है। मैं प्रेशर लगाया, ठीक है, मैं कोई कुछ वर्क कर रहा हूँ जिसमें मेरे को प्रेशर लग रहा है और वॉल्यूम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही समझिएगा, ये वर्क है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम में कुछ चेंजेस है, ठीक है। तो वर्क डन और ये इस प्रोसेस को समझिएगा। अब इसमें क्या करिएगा, आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा इसका, जितना जितना ये फार्मूला ये है, फार्मूला आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, ये आपका वर्क डन है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप करिएगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, अब हम यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देते हैं, यहाँ पे मेरे को टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चलना है। मैं टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट मान के चला हूँ, यहाँ पे आपको टेम्परेचर आपको कांस्टेंट मान के चलना है। कैसे मान के चलना है मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम को लेकर के टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चलना है, ठीक है। V2 माइनस V1, वॉल्यूम V2 एंड V1, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये बना भी देता हूँ
इससे आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, इसका वैल्यूम V1, इसका वैल्यूम V2, यहाँ से समझिए। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, P इंटू डी वी। ठीक है, P इंटू डी वी, जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। WN इक्वल टू V2 माइनस V2 अपान V1 P इंटू डी वी। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर यहाँ पे इसको 1 मान लीजिएगा। अब जैसे 1 मोल ऑफ गैसेस का अगर मैं फार्मूला देखूं, अब आप ठीक है, 1 मोल ऑफ गैसेस का, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैसेस का फार्मूला देखो। ओ यहाँ पे फार्मूला क्या है, PV इक्वल टू RT2। NRT रहता है, NRT यहीं पे N आपका डिनोट करता है कोई नंबर को, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कि N की क्वांटिटी नहीं दी हुई रहती है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर आपका डिनोट करना है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे आपका दो टेम्परेचर, दो कांस्टेंट जो मान चले हैं, T1 और T2, यही आपको निकालना रहता है। T1 और T2 आपको निकालना रहता है। तो यहाँ पे ये मैं T2 को मान चला हूँ। ठीक है ना, पहले T2 को लेकर चलता हूँ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जब रिवर्सिबल, जब आपका प्रोसेस होगा तो मैं इसको लेकर के चलूँगा। ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन का फार्मूला जो होगा, तो यहाँ वहाँ पे लेकर चलता हूँ। तो इसको अगर प्रूव करते हैं तो यहाँ पे ये फार्मूला निकलता है, P इक्वल टू RT2 अपान V। ठीक, यहाँ पे RT2 अपान V निकल रहा है। ठीक है, अब ये मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 मान के चलता हूँ। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 2 हुआ, तो ये इक्वेशन उठा के इसमें पुटअप जब आप करिएगा, आराम से ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जब ये इक्वेशन आप उठा के यहाँ पे पुटअप करिएगा, जगह तो कम है, ठीक है, पुटअप करिएगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, W1 इक्वल टू V2 V1 एंड RT2 dV अपान V। ये आपका पूरा फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है, ये आपका पूरा फार्मूला निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि W1 इक्वल टू RT2 कांस्टेंट, ठीक, V2 अपान V1 dV अपान V से V कैंसिल आउट। ठीक है, V से V का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, RT2 V2 अपान V1। ये आपका एक इक्वेशन निकल गया है, एक इक्वेशन निकल गया है। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन के थ्रू यहाँ पे एक जो इक्वेशन निकल गया है, अब इसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है, ये रोमन वे में है। रोमन वे में समझिएगा, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 जो मैं 1 2 3 4 बोलूँगा, ये रोमन वे में है। रोमन वे का 3 नंबर ये वो आपका निकला। ठीक है, ठीक है, तो मैं ये चलता हूँ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये समझिएगा, एक और फार्मूला बोलता है, मैं इसको आगे वाला मिटा देता हूँ, आगे वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि जो टोटल हीट है, जो टोटल हीट है, जो टोटल हीट है, ये आपका क्या होता है, इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, ये फार्मूला इसका निकलता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू जो टोटल हीट है, टोटल हीट है, ये टोटल एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी है, ये वर्क डन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान चलता हूँ वर्क डन मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, वर्क डन है। अब इसको वहाँ पे फार्मूला पुटअप करना है। ठीक है, जैसा कि मान चलता हूँ मैं टेम्परेचर अगर मैं यहाँ पे एनर्जी को मान लिया, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल दैट टेम्परेचर होता है।
ठीक है, क्यों प्रोपोर्शनल होता है? अगर जितनी हम एनर्जी बढ़ाएंगे उतनी ही टेम्परेचर बढ़ेगी, जितनी हम एनर्जी घटाएंगे या टेम्परेचर घटाएंगे उतनी एनर्जी हमारी कम होगी। ठीक है, तो इसको मैं कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट मान लिया यहाँ पे। ठीक है, कांस्टेंट मान लिया, तो यहाँ पे आ गया आपका फार्मूला देखिएगा, Q2 इक्वल टू डेल्टा ई सॉरी W1 इक्वल टू आपका ये फार्मूला आपका पुटअप हो जाएगा, RT2 लॉग ln लॉग V2 अपॉन V1। ठीक, ये आपका पूरा फार्मूला हुआ। ये फार्मूला रोम नंबर मतलब एक का मान चलिएगा, रोमन वे में नहीं मान चलिएगा, एक इसको मान लीजिएगा। ठीक है, वो उसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला था। ये आपका पहला फार्मूला पहला आपका निकल आया। ठीक है, ठीक है, आपका पहला वाला पूरा निकल आया आइसोथर्मल एक्सपेंशन को। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, आप इसको डिनोट कर लीजिएगा। ठीक, लगाते हुए नोट करते हुए साथ में चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आपके सेकंड पे। तो सेकंड वाला आपका क्या है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या बोलता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में सेकंड वाला आपका आ गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या बोलाता है? ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है, यदि मैं पॉइंट बी से सी की ओर जाऊँ, यदि मैं पॉइंट बी से सी की ओर जाऊँ, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, यदि मैं पॉइंट बी से सी की ओर जाऊँ तो कुछ ना कुछ यहाँ पे भी वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट तो रहेगा नहीं। यहाँ पे वो ये फार्मूला लगा के बोलता है कि यहाँ पे आप वहाँ पे आप आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया था, यहाँ पे आप वॉल्यूम को कांस्टेंट लो। ठीक है, वॉल्यूम को कांस्टेंट लेकर के आप वैल्यू निकालो, यहाँ पे आप वॉल्यूम को कांस्टेंट लेकर के वैल्यू निकालो, वहाँ पे आप टेम्परेचर को कांस्टेंट लेकर के वैल्यू निकाले थे। मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर देने पर हमारा वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वो बताने के लिए यहाँ वहाँ पे हुआ था। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट मान करके टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके, या तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, उसको ही मान करके यहाँ पे डिनोट करता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे यहाँ पे फार्मूला क्या, यहाँ पे क्या लगेगा? फार्मूला तो लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बताना भी होगा, थोड़ा सा आपको बताना भी होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसा लिखा है कि इन पाथ ऑफ बी टू सी वॉल्यूम इंक्रीजेज V2 to V3 एडियाबैटिकली, सो वर्क डन इस पाथ बी सी इज। ठीक है, पाथ बी टू सी, अगर पाथ हम सी की ओर जाते हैं तो यहाँ पे पूरा टोटल वर्क डन कितना होगा, यहाँ का वर्क डन निकालना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ का वर्क डन आपको डिनोट करना है। ठीक है, यहाँ का वर्क डन आपको निकालना है, तो यहाँ का वर्क डन आप निकालेंगे कैसे? ठीक है, यहाँ का वर्क डन आप निकालेंगे कैसे, ये देखिएगा, जो है यहाँ पे फार्मूला आता है dW, वॉल्यूम को कांस्टेंट लेकर, कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू dt। ठीक है, वॉल्यूम टोटल वर्क डन हम निकालना है। ठीक है, यहाँ V2 का निकालना है, सॉरी V1 कर दिया मैं, V2 का निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वर्क डन सेकंड हो रहा है। ठीक है, सेकंड वर्क डन निकालने में मेरे को क्या करता है, पाथ बी से सी की ओर निकाल रहा हूँ, पाथ बी से सी को निकाल रहा हूँ, पाथ ये बी है, पाथ ये सी है। ठीक है, पाथ बी से सी को जब निकाल रहा हूँ, यहाँ जो टोटल वर्क डन हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो वर्क डन हुआ वो मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ, तो वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, इंटू dt हो गया। ठीक है, अब मैं ये प्रोसेस लेकर चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ प्रोसेस लेकर चलता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन कर देता हूँ, सॉरी इंटीग्रेशन कर देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन करता हूँ तो डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपका आया मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं माना हूँ, वॉल्यूम को कांस्टेंट माना हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, जब इसको मैं सॉल्व किया, ठीक है, ये प्रोसेस आया। ठीक है, तो अब इसका देखता हूँ। अब मैं एक मांग चलूँगा। ठीक है, W2 इक्वल टू T2 T1 CV इंटू dt।
CV इंटू dt आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया W2 इक्वल टू CV T2 माइनस T1, ठीक है ना। ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ये फार्मूला आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, यही आपका सेकंड वाला फार्मूला होगा। सब फार्मूला डिनोट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। ये आपका सेकंड वाला फार्मूला होगा, सेकंड नंबर 2 नंबर, ठीक है। नंबर में 2 नंबर पे चलिएगा, ठीक है। तो 2 नंबर वाला फार्मूला हुआ। ये सब चारों फार्मूले आपके डिराइव होंगे। टोटल नेट वर्क डन निकलेगा। नेट वर्क डन निकलने के बाद आपका ये डिनोट होगा कि हमारा जो टोटल उसमें लगने वाली एनर्जी है, टोटल लगने वाली एनर्जी है, वो क्या वर्क डन की प्रोपोर्शनल दैट रहती है या नहीं रहती है, ठीक है। हमारा क्या वर्क डन प्रोपोर्शनल दैट एनर्जी की रहता है या नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे ये देखिएगा, ठीक। अभी आपका सेकंड वाला हो गया। अब अच्छे से समझिएगा, समझ में आएगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आए, ठीक है। अब आपको चलता हूँ सेकंड थर्ड वाला लेकर के, एडियाबैटिक कंप्रेशन, सॉरी आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। आइसोथर्मल कंप्रेशन को लेकर चलता हूँ। कंप्रेस फॉर्म जानते हैं, कंप्रेस फॉर्म क्या है। अगर मैं इस तरफ से पहले आपको बताता हूँ, मैं ए पॉइंट से कोई बी पॉइंट पे चला, यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक। यहाँ से यहाँ तक चला, उसके बाद क्या किया कि मैं बी पॉइंट से सी पॉइंट तक चला, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना। यदि मैं इस वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहता हूँ, कंप्रेस करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो पॉइंट सी से ए की ओर चलेंगे तो यहाँ भी ये फॉर्म आ जाएगा डी, और डी से ए की ओर चलेंगे तो आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब ये फॉर्म आ गए, ठीक है। लेकिन ये कंप्रेस हो रहा है, ये स्ट्रक्चर कंप्रेस हो रहा है, ठीक है ना। या ये स्ट्रक्चर आपका बढ़ रहा है लेकिन ये स्ट्रक्चर कंप्रेस हो रहा है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन इसी फार्मूले से आता है। आइसोथर्मल कंप्रेशन आपका इसी फार्मूले से ही आएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या बोलता है, ठीक है। इन पाथ सी टू डी वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम V3 to V4 आइसोथर्मली, सो वर्क डन इस पाथ सी डी इज। अब वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे V3 का वर्क W वर्क डन निकालना है, ठीक है। वर्क डन क्या रहेगा, W3 इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम फार्मूला लगेगा पहले की तरह, पहले की तरह ही यहाँ पे सिर्फ सेम फार्मूला लगेगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन में, ठीक है। तो बताता हूँ, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम फार्मूला आपका अगले बार वाला लगेगा, ठीक है। तो वर्क डन निकालना हो V3 का, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे भी हम प्रेशर दे करके कुछ आपका वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से होगा। फार्मूल 1 मोल ऑफ गैसेस के लिए फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। फार्मूल 1 मोल ऑफ गैसेस, पहले इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल, यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, ठीक है। W3 इक्वल टू, यहाँ पे आ गया आपका यहाँ पे आ गया आपका V3 V3 V4 टू V1, ठीक है। V4 टू V1 नहीं, V3 टू V4 मैंने, सॉरी, V3 टू V4, ठीक है। P इंटू डी वी, यहाँ ये फार्मूला लेकर चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक फार्मूला लेकर चलिएगा। और अब चलिए हम इसको समझते हैं। अब जैसा कि फार्मूला 1 मोल ऑफ गैसेस के बारे में समझते हैं, तो फार 1 मोल ऑफ गैसेस के बारे में समझते हैं, ठीक है। फार 1 मोल ऑफ गैसेस के बारे में समझते हैं, ओके।
तो ध्यान से सुनिएगा, पी बी इक्वल टू यहाँ पे फार्मूला था ना, पी बी इक्वल टू आर टी वन, एनआरटी फार्मूला रहता है यार, पी बी इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पे एन ना करो, क्योंकि यहाँ पे डिनोटेड मतलब आपका कांस्टेंट एक वैल्यू में एक कांस्टेंट आप मान चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको वहाँ पे टेम्परेचर 2 माने थे अगले वाले प्रोसेस में, यहाँ पे टेम्परेचर 1 मान लेंगे, ठीक है। तो इसको डिनोट करेंगे, तो पी का निकालना चाहे तो आर टी वन अपान वी, ठीक है, आर टी वन अपान वी, ये वैल्यू उठा के पुटअप करो यहाँ पे, ठीक है। तो W3 इक्वल टू, यहाँ पे देखना V3, ये 4 टू V3, हाँ, P की वैल्यू RT 1 इंटू DV अपान V, ठीक। यहाँ पे DV अपान V, यहाँ से डिफरेंशिएशन, ये V से V कैंसिल आउट, ठीक, यहाँ से V से V कैंसिल आउट, ठीक। और आपका वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा, W3 इक्वल टू RT1 V4 ln P4 अपान V3, ये आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये आपका इक्वेशन आ गया। क्या किए इक्वेशन में, क्या किए, सबसे पहले ये वाला फार्मूला मैंने पुटअप किया, पुटअप करने के बाद उसका इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। ये उस वाले फार्मूले को डिफरेंशिएशन है तो इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मैं मान चलता हूँ, यहाँ पे ले आया W3 वर्क डन, जो 3 का डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फार्मर मोल ऑफ गैसेस के फार्मूले से मैं इसको डिनोट किया, ठीक है। तो पी वी इक्वल टू एनआरटी इसका फार्मूला रहेगा, लेकिन आर एन जो है कोई कांस्टेंट वैल्यू को दर्शाता है, तो यहाँ पे डिनोट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें मुकाम पर टेम्परेचर को आप कांस्टेंट मान के चल रहे हो, ठीक है। तो पी वी इक्वल टू आर टी वन लिया, तो पी वी से पी इक्वल टू आर टी वन अपान वी, ठीक है, आर टी वन अपान वी, ये वी नीचे चला जाएगा, आर टी वन, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला निकल आया पी का, पी का वैल्यू यहाँ पे डिनोट करो, जब ये वैल्यू आई यहाँ पे डिनोट करो, तो ये देखो ये आपका ये आ गया, ठीक है। ये पूरा फार्मूला उतर गया है, आर टी वन इक्वल टू डी वी अपान बी, ये वहाँ वाला फार्मूला आ गया, ठीक है। तो ये आपका लास्ट वैल्यू, ये आपका फाइनल वैल्यू आ गया, ठीक है, वर्क डन 3 का। लेकिन फाइनल वैल्यू नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे टोटल हीट निकालना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हीट को मैं माइनस में ले जाऊँगा। आप पूछोगे क्यों, हीट को मैं माइनस में क्यों ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे को अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें हीट जो है रिलीज होगी, बाय द, अगर हम उल्टा चल रहे हैं, तो उल्टा चल रहे हैं मतलब क्या बोलते हैं, हम कंप्रेस कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें उससे हीट रिलीज होगी, हीट या एनर्जी रिलीज होगी, ठीक। तो यहाँ पे यही देखा जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, तो पहले ही मैं क्या करता हूँ, माइनस में ले लेता हूँ, माइनस Q2 इक्वल टू डेल्टा ई प्लस W3, ठीक, वर्क डन 3। तो यहाँ पे टोटल हीट को मैं माइनस में क्यों लिया, क्योंकि कंप्रेशन होता है, ठीक है। तो मैं चल भी रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आपका चल भी रहा हूँ, तो आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन पे चल रहा हूँ, ठीक है। आइसोथर्मली जब कंप्रेस कोई चीज़ होता है तो हीट रिलीज होती है, तो यहाँ पे माइनस इसी को डिनोट करता है, कि माइनस जो है आपका डिनोट करता है, कुछ ज़्यादा चीज़ डिनोट नहीं करता, बस ये बताता है कि हेयर नेगेटिव थिंग्स इंडिकेट दैट हीट हीट रिड्यूस बाय द सिस्टम हीट रिड्यूस होता है, ठीक है। हीट रिड्यूसिंग का आपका फंक्शन करता है माइनस सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये इक्वेशन क्या बोलता है, यहाँ पे सुनिएगा, ठीक है। Q2 आपका माइनस में ही रहेगा, ई यहाँ पे डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा ई प्रोपोर्शनल दैट, आप टेम्परेचर जान रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लोगे Q2 इक्वल टू W3 वर्क डन है, तुम्हें पता ही है क्या है वर्क डन। अब W3 का लोगे तो RT1 ln V4 अपान V3, RT1 ln V4 अपान V3, ठीक, इतना
हाँ, ये फार्मूला आपका निकल गया है वर्क डन 3 का, ठीक है, कंप्रेशन। ठीक ठीक, ध्यान समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आइसोथर्मल कंप्रेशन का? आइसोथर्मल कंप्रेशन आपका समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका तीसरा नंबर हो गया, ये आप डिनोट कर लीजिएगा। इसको लास्ट में नेट वर्क डन से डिनोट करेंगे, ठीक है, नेट वर्क डन निकालना होगा, ठीक है इसका। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो किया था, ये जो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो किया था। ठीक है, तो यहाँ पे यही मान चलते हैं। ठीक है, अब आपका क्या निकालना है? अब आपका कुछ नहीं, अब चौथा निकालना है। डी से ए की ओर चलते हैं, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन जो होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन जो होता है, यहाँ पे ये डिनोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा आप अच्छे तरीके से। तो जब हम डी से ए की ओर चलते हैं, ऑन गोइंग डी टू ए इन एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया, ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे कंप्रेशन का क्या डिनोट करता है? यहाँ पे फिर वही वाला फार्मूला लगेगा जो है, पहला थोड़ा सा थ्योरी लिख लीजिएगा। पाथ डी ए एडियाबैटिक कंप्रेशन, इफ पाथ डी टू ए वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम V4 to V1 एट द एडियाबैटिकली, सो वर्क डन पाथ डी टू ए इज। वही डिनोट करने के लिए बोलता है, कुछ नहीं। अगर हम वर्क डन किए, मतलब अगर हम पाथ डी टू ए चले, पाथ डी टू ए चले, उल्टा चले भाई साहब, ये पाथ डी हो गया, ये पाथ ए हो गया, डी टू ए चले, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वैल्यूम इनके अंदर इंक्रीजेज या डिक्रीजमेंट होता है। क्या क्या होता है वो मैं आगे चलता हूँ तो बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपका जब तक टोटल वर्क डन नहीं निकालोगे तब तक ये नहीं बता पाओगे कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, या टोटल नेट वर्क डन आपका क्या, इसका यहाँ पे क्या फंक्शन करता है, ठीक है, आपका वर्क डन क्या है, ठीक है। तो जैसा कि मैं चलता हूँ वर्क डन जो है आपका 4 पे चलता हूँ। DW4 यहाँ पे आपका -CV dt, यहाँ पे फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया हूँ और टेम्परेचर के लेकर चलता हूँ, टेम्परेचर को लेकर चला जाता है और वॉल्यूम को कांस्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पे सुनिएगा, ये डिफरेंशिएशन कर दिया तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, W4 वर्क डन 4, ठीक है, यहाँ पे करा तो टेम्परेचर T4 T1, ठीक है, -CV dt, ठीक है, -CV dt, ठीक है। तो यहाँ से क्या चला जाएगा आपका, यहाँ से और कुछ ज़्यादा नहीं होगा, वर्क डन 4 इक्वल टू -CV डिफरेंस इंटीग्रेशन टेम्परेचर कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे T4 - T1, ये आपका लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन आएगा, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये समझ, बस इतना ही, इतने में समझ जाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद चारों इक्वेशन को जो है सिमिलरिटी मिला करके टोटल वर्क डन निकाला गया है, चारों चालों को सिमिलर मिला करके टोटल वर्क डन निकाला गया है। टोटल वर्क डन है क्या, जैसा कि अगर टोटल वर्क डन निकालते हैं तो मैं क्या करता हूँ, टोटल वर्क डन तक ही आज पढ़ाऊंगा, क्योंकि लेक्चर यार बहुत थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, ठीक है। टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन आपका होगा क्या, W1 + W2 W3 सबको ऐड कर लो यार, W4 सबको ऐड कर लो एक दूसरे में, ठीक है। तो W वर्क डन नेट वर्क डन, नेट वर्क, W नेट कर लो, ठीक है, वर्क डन नेट वर्क डन क्या होगा, अब यहाँ पे समझिएगा, RT2 ln माइनस, देखो RT2 ln - V2 V2/V1 ln
V2 अपान V1, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर पहला, वर्क डन पहला हो गया। ठीक है, वर्क डन दूसरा लोगे तो वैल्यूम कांस्टेंट वैल्यूम को जो है मैं यहाँ पे कांस्टेंट मान के चला था, तो CV T2 माइनस T1, यहाँ पे ये लिया। ठीक है, अब अगर वर्क डन मैं तीसरा मान के चलता हूँ, तीसरा वर्क डन क्या था, RT2, यहाँ पे आपका तीसरा वर्क डन था RT2 ln V2 माइनस ln V4 माइनस V3। ठीक है, RT1 माइनस, ये यहाँ पे माइनस वैल्यूम रहेगी क्योंकि मैं CV को यहाँ पे लगने वाला जो है आपका कांस्टेंट वैल्यू माइनस में ही था क्योंकि कंप्रेस हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेस हो रहा था, तो यहाँ पे समझेंगे CV T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ से RT2 और ln। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ln से ln कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ln से ln आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या, यहाँ पे सॉरी ln से ln कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पे आपका कुछ ज़्यादा फार्मूला बचेगा नहीं, यहाँ पे आपको बचेगा बस कुछ नहीं, वर्क डन नेट W नेट आपका बचेगा RT2 ln V2 अपान V1 प्लस RT1 ln V4 अपान V3, यही आपका नेट वर्क डन आएगा। ठीक है, इस नेट वर्क डन को अगले लेक्चर में मैं सॉल्व करूँगा, पूरा अच्छी तरीके से प्रूव करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आपको अगर कोई समझने में प्रॉब्लम हुई हो, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझाने का आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करूँगा। ठीक है, और अगर आपको जो भी क्वेरीज हों, जो भी इसमें जानना हो, ठीक है, आप कमेंट जरूर करिएगा और लाइक कीजिएगा यार, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये मेनली पर्पस था BSc सेकेंड ईयर का बनाने का। ठीक है, थैंक्स यू।